गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर 3 पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कल बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। सिर्फ एक टेबल है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? सिर्फ एक टेबल है जिसमें क्या लिखे हुए हैं, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेके किसमें बदल जाता है, मेटल में, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो गया। तो इससे उनका जो पावर है कि कितनी पावर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी या तो उन्होंने दी या कितनी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने ली वोल्टेज में, तो उसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो मेटल रिडक्शन चाहते नहीं तो वो तो चाहते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो। मतलब कोई मेटल ऐसा है कि वो क्या कहता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहता, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनका तो क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन पूरी सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये याद रखना है कि जो मेटल ये चाहते हैं कि उनका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, उनका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा हुआ है, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है वहाँ पे। सिंपल सी कहानी ये है। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से देखनी भाई ये सीरीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब वो ई नोट सेल ही निकालना नहीं आता ध्यान से, तो फिर उसी में उलझ जाते हो, सर इसने कैसे कर दिया। तो मैं जितना भी बताता हूँ ज़्यादा खोल के बताता हूँ, ताकि तुम जब न्यूमेरिकल्स कर पाओ तो तुम्हें फिर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी जो भी चांस हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे उन्होंने बुक में ऐसे कर दिया, सर हमारा ऐसे हो रहा था सॉरी भाई, तो उसको देखते हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल के बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एप्लीकेशन कि आप ये बता सकते हो कि कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बुक में तो सीधा लिखा हुआ है कि आप सीरीज में बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0। जितना ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे, जो नीचे आओगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कौन सी पावर है, ऑक्सीडाइजिंग, तो नीचे जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ जाते हैं, ऊपर जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जितना ऊपर जाओगे, अगर दो मेटल है, ठीक है, जैसे जिंक है और सोडियम है मान लिया, तो इन दोनों में जिंक नीचे लिखा हुआ है सीरीज में, देखोगे जब Na ऊपर लिखा हुआ है तो Na ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जितना ऊपर जो मेटल लिखा हुआ है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जितना नीचे लिखा हुआ है वो मेटल ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। सिंपल सी कहानी है। लेकिन देखो, कई बार ऐसे लिखा होता है मेटल और मेटल आयन और मेटल, और यहाँ पे वैल्यू दे दी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव दे दी, मान लिया -0.15, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। और एक दे दी मेटल, मेटल आयन गिव राइज टू मेटल, और इसकी दे दी -1.15 माइनस में ही। तो देखो इन दोनों में माइनस है, दोनों में क्या है, माइनस, और दोनों हो क्या रहा है, दोनों का ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, मेटल आयन से मेटल जा रहे हैं, मेटल आयन से मेटल जा रहे हैं, तो दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पहली बात तो ये देखना जरूरी है कि उसने लिखा कैसे है, तो पहले यहाँ पे ध्यान देना है, फिर यहाँ पे ध्यान देना है। दोनों का रिडक्शन है, यहाँ भी क्या है, रिडक्शन, तो दोनों का हो रहा है रिडक्शन, तो दोनों का ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और अपनी सीरीज भी किस में होती है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू, अब दोनों में तो नेगेटिव है, दोनों में क्या है, नेगेटिव, तो जिसका नंबर बड़ा है, जिसका क्या बड़ा है, नंबर, वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कहानी है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये था सिंपल सा। ठीक है, तो देखो मैं इसमें तुम्हें अलग अलग केस भी बता सकता हूँ कि मेटल से मेटल आयन वो ऐसे भी लिख सकता है, और इसके लिए वैल्यू अगर लिखेगा, इस मान लिया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है, मेटल से मेटल आयन उल्टा करके, तो इसकी जो वैल्यू है ये तो इतनी रहेगी 1.15, लेकिन वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इसका क्या करा दिया उसने, ऑक्सीडेशन, और क्या पता वो मेटल ऐसे ही चाह रहा था, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग
पोटेंशियल है उसका, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मेटल अगर मेटल आयन में जा रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और उसने जो वैल्यू दी हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की दी हुई है, जो वैल्यू देगा। लेकिन तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल में लेके आनी है, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम सीरीज को ध्यान में रखते हुए चलोगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है तुम्हें, सीधी सी बात है। मेटल आयन में भी दे रखा है तो तुम उसका उल्टा कर दो। क्या कर दोगे, मेटल आयन से मेटल बना दोगे उसको, और उसकी वैल्यू का साइन है वो सिर्फ बदल जाएगा। उसकी वैल्यू का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम्हें किस में लेके आना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में लेके आना भाई, रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि तुम सीरीज के हिसाब से चलोगे और सीरीज में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुम्हें इस पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर देखो 3 केस बना देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों के नेगेटिव दे रखे हैं, 2 मेटल कंपेयर करने हैं, दोनों नेगेटिव में दे रखे हैं 2 मेटल दे रखे हैं, दोनों पॉजिटिव में हैं, कंपेयर करने हैं। 2 मेटल दे रखे हैं, एक नेगेटिव दे रखा है, एक पॉजिटिव दे रखा है। मतलब वैल्यूज किस में, रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो देखो वैल्यू सभी की रिडक्शन पोटेंशियल में है। रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं है तो अभी तुम रिडक्शन पोटेंशियल में ले आओगे साइन को उल्टा करके, ठीक है। ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मेटल आयन से मेटल में चले जाना, मेटल आयन से मेटल में चले जाना, तब जो वैल्यू लिखोगे वो होती है, वो हो गया रिडक्शन, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। सॉरी भाई। तो नेगेटिव में देखो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो दोनों अगर नेगेटिव हैं तो तुम देखो सिर्फ एम्पलीट्यूड कितना है उसका, ठीक है। क्या देखना तुम्हें, उसका एम्पलीट्यूड कितना, मतलब नंबर देखना है। नंबर मतलब ये वैल्यू 1.5 और 0.15। ये मत देखना कि माइनस में तो 1 ऐसे तुम ऐसे देख लेते हो ना कई बार कि यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। -1 बड़ा होता है जी, ये बड़ा नहीं देखना। माइनस माइनस दोनों में कॉमन लेके यहाँ पे पोटेंशियल के टाइम पे ये देखना कि 1 वैल्यू बड़ी होती है, 2 बड़ी होती है। नंबर देखना है बस, तो नंबर देखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव हो, नेगेटिव और क्या हो, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव वाला होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दोनों में, तो जो नेगेटिव वाला होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और पॉजिटिव वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, दोनों पॉजिटिव वाले हैं। मान लिया एक पॉजिटिव में है मान लिया भाई 1.5 और एक है पॉजिटिव में 2.5, ये ऐसे वैल्यू दे रखी हैं। तो जो पॉजिटिव में 2.5 है, ठीक है, वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों के कंपैरिजन में, कंपैरिजन की बात है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी वैल्यू प्लस में क्या है, ज़्यादा। तो सिंपल सी कहानी ये है भाई यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव वाले में ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, कम, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा। अभी बताया था जैसे इसमें और इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, -1.15। तो ऐसे देखना है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना भाई इन चीज़ों का। दूसरी बात, तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल में लेके जाना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद अपनी दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में देख रहा है कि वो क्या ये बता रहा है कि अगर वैल्यू दे रखी है, ऐसी क्या दे रखी है, वैल्यू, तो आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बता सकते हो। क्या बता सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में भी सेम है, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बस तुम ये कंपेयर कर, ये देख लो, जो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो 2 मेटल का कंपैरिजन आ गया, 3 मेटल का कंपैरिजन आ गया, तो उनको ऐसे बढ़ते क्रम में लिख लो। ये सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, पिछली वाली एप्लीकेशन से। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होगा, वो ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो जो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है, उससे आगे वाला
जो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे आगे वाला उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, जो जितना रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। खुद का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनाएंगे, नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बनाएंगे, नेगेटिव पोल, मतलब एनोड पे बैठेंगे। किस पे बैठेंगे, एनोड पे। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन दो मेटल में से एनोड पे कौन बैठेगा। ठीक है, तो ये बात है भाई, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में इतना ही था। तीसरा वो बोल रहा है कि आप ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल, कि सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, है ना। जब 1 मोल उन दोनों के मिलाएंगे, 1 मोलरिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करेगा। अब ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, 1 मोलरिटी लेके चल रहे हैं हम, 1 मोलरिटी। और किसी भी चीज़ की 1 मोलरिटी कब होती है, जब उसके अंदर 1 मोल हो। क्या हो उसके अंदर, 1 मोल। जब 1 मोल किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, सॉल्यूशन चाहे कितना हो, 5 लीटर 50 लीटर, उस 5 लीटर 50 लीटर के हिसाब से अगर उसमें मोल 1 है, टोटल मोल 1 नहीं, उसकी जो हम कंपैरिजन करके टोटल आंसर 1 आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोलरिटी। ठीक है, तो 1 मोल अगर खाली है ही 1 मोल पूरे उसमें, तो वो 1 लीटर में होना चाहिए। 1 मोल है तो 1 लीटर में होना चाहिए, 2 मोल है तो 2 लीटर में होने चाहिए। इस तरीके से मोलरिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 मोलरिटी के टाइम की बात कर रहा है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फिर से फोकस रखना, 1 मोलरिटी की बात कर रहे हैं हम, इसकी 1 मोलरिटी की। तो जो ई नोट होती है सेल की, वो क्या होती है, ई नोट कैथोड, ये हमने 11वीं में कर रखा सारा काम, माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब यहाँ पे अभी बताया मैंने तुम्हें, ये ई नोट का क्या मतलब है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है। इस ई नोट का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आपको 2 वैल्यू दी होंगी, 2 मेटल होंगे तो दोनों की सॉरी भाई रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होंगे। ठीक है, अगर कोई ऑक्सीडेशन में भी दे रखा तो उसको भी रिडक्शन में बदल लो तो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लिया। फिर उनमें से ये देख लो कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या होगा, रिड्यूसिंग, वही एनोड पे होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कैथोड पे होगा, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो एनोड पे होगा, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, कैथोड वाली को यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, कैथोड वाली में से एनोड वाली। ठीक है, जैसे जिंक की दे रखी होती है 0.34 हमने की थी, माइनस में जो रिड्यूसिंग वैल्यू होती है जिंक की वो कितनी होती है 0.76, ये कॉपर की है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में तो वो अलग से अलग लिखनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। टोटल करोगे तो क्या आंसर आ गया, 1.10 वोल्ट। तो आप ऐसे ईएमएफ ऑफ सेल या ई नोट सेल निकाल सकते हो। ई नोट सेल, ई नोट लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है, जब उसकी मोलरिटी 1 है, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, अब इसमें भी भाई 3 केस हो सकते हैं कि तुम्हें ऐसे ही मिलेगा कि मान लिया कोई मेटल दे दिया, मेटल, वो मेटल से मेटल आयन जा रहा था, ठीक है, तो वैल्यू दे दी, या मेटल आयन से मेटल जा रहा था तो वैल्यू दे दी। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें सभी को किस में बदलना है, मेटल आयन से मेटल में। पहले तो सबको इसमें लेके आना है, इसमें। और अगर कोई ऐसे दे रखा है तो उसको जब इसमें लेके आओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लग जाएगा उसकी वैल्यू क्या, अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर प्लस में है वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल में लेके आओ, बस इतना से ध्यान दो। और उनमें फिर यही देख लो, जो रिड्यूसिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड पे बैठेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे बैठेगा। अब तुम इसके हिसाब से भी कर सकते हो बिना चेंज किए। मेटल से मेटल आयन चला गया, वैल्यू बता दी, मेटल आयन से मेटल चला गया, वैल्यू बता दी। इसके हिसाब से भी तुम कर सकते हो, और बुक में एक आधा न्यूमेरिकल डायरेक्ट किया भी हुआ है, लेकिन तुम करना मत, तुम अपना एक ही फॉर्मूले भी ध्यान दो वरना उलझ जाओगे तुम। ठीक है, वैसे तो 3 फॉर्मूले बनते हैं ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर ई नोट सेल आप दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से निकाल रहे हो, दोनों के किससे निकाल रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल से, मतलब इसका भी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका भी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ई नोट सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकाल रहे हो कि दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा ई नोट एन नोड माइनस ई नोट कैथोड।
ठीक है। और अगर ई नोट सेल निकालना है, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इसका रिडक्शन? सीधी सी बात है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब ऐसे करके दे रखा है कोई मेटल से मेटल आयन जा रहा है और उसकी वैल्यू दे दी मान लिया 2.0, और ऐसे ही एक मेटल दे रखा है मेटल आयन से मेटल और उसकी वैल्यू दे दी, वो रिडक्शन है यहाँ पे, ये सीधा दिख रहा है रिडक्शन है, और इसकी वैल्यू दे दी 1.0। पहली बात तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस सेल में, दोनों में, दो सेल में दो इलेक्ट्रोड होती है ना, तो दो केमिकल होते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन दे रखा है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर प्लस में दे रखी है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो सिंपल सी कहानी है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा है यहाँ पे, वही उसका क्या होगा, सीधी सी बात है, वो ऑक्सीडेशन ही होगा उसका, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सिंपल सी कहानी है। चलो तुम इसे मत पढ़ना, तुम बस ये याद रखना मेरी बात कि दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में रखो। मैंने ये बोला ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल का रिडक्शन, तो यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता है, ई नोट एन नोड प्लस ई नोट कैथोड लगता है यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास है क्या, लेकिन आपको ये याद रखना है, फिर बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि बुक में यही है, आप इसी हिसाब से करोगे, तो इन दोनों पे ध्यान मत देना। ये तो बस एक्स्ट्रा बता दिए कि कोई न्यूमेरिकल बुक में इसके हिसाब से भी कर रखा है, तो ये मत सोचना है पता नहीं सर ये फॉर्मूला कैसे बदल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना वहाँ पे कि उसने दे क्या रखा है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है। उसके बाद है आगे तीसरा चौथा पॉइंट कि वो हम ये बता सकते हैं विच मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये तो तुम 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि कॉपर रिएक्ट कर लेता है HCl के साथ, सॉरी जिंक रिएक्ट कर लेता है HCl के साथ, लेकिन कॉपर रिएक्ट नहीं करता। सिंपल सी कहानी है, जो हाइड्रोजन उसकी वैल्यू कितनी है, 0। इससे ऊपर जितने भी मेटल है, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, वो लिबरेट मतलब छोड़ना, ठीक है या गिव मतलब देना, लिबरेट करेंगे H2 गैस। सिंपल सी बात याद रखनी है भाई, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है वो हाइड्रोजन गैस देंगे, और इससे नीचे वाले H2 लिबरेट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात याद रखनी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो लिबरेट हाइड्रोजन नहीं करेंगे, और जिनका पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, वो लिबरेट करेंगे। सिंपल सी बात याद रखनी है, इसमें और कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ वैल्यू देखनी है, ये देखना कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन। वो कैसे पता चलेगा, ये देख लेना, मेटल आयन से मेटल गया है या मेटल से मेटल आयन गया है। चलो भाई ये बात थी, तो ये तो होगी एप्लीकेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन और दे रखी है 5वीं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन मतलब कोई सेल बनेगा भी या नहीं, 2 इलेक्ट्रोड दे दी, दोनों के पोटेंशियल दे दिए, ठीक है भाई, वो सेल बन भी जाएगा, मतलब वो टोटल लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी देगा भी हमें, या ऐसे ही कोई काम का नहीं होगा। तो इसमें भी ई नोट सेल ही निकाल लो। ई नोट सेल क्या होती है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इस एप्लीकेशन का ये काम है कि आपको ये देखना है कि जो आपने 2 इलेक्ट्रोड ले ली, 2 केमिकल जो ले लिए, वो दोनों केमिकल आपको बिजली बना के देंगे भी या नहीं देंगे, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो भी जाएगी या नहीं। आप अपनी मर्जी से आपने ये बोल दिया कि ये तो एनोड होगा, ये कैथोड होगा, तो वो एनोड का काम करेगा भी या नहीं करेगा, और वो जो कैथोड का काम करेगा भी या नहीं करेगा, या उसको उल्टा करना पड़ेगा, आपने गलत ले लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई नोट सेल लगा दो। वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव, तो सेल काम करेगा, तो सेल काम करेगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कि मतलब जो आपने एनोड बोला कि ये एनोड पे रखो और इसको कैथोड पे रखो, जैसे जिंक एनोड पे रख दिया, कॉपर कैथोड पे, तो हाँ ये काम करेगा। लेकिन कॉपर कैथोड पे रख दिया, एनोड पे रख दिया कॉपर एनोड पे और जिंक कैथोड पे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। अगर आप चाहो कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है। और अगर नेगेटिव आ जाता है या वैल्यू आ जाती है 0 ई नोट सेल की, ये निकालने के बाद इस फॉर्मूले से, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बस ये याद रखना है, 5वीं एप्लीकेशन में इतना ही है। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे की कहानी देख लेते हैं। ये तो एप्लीकेशन थी 11th क्लास में पढ़ी हमने, इससे आगे देख लेते हैं। देखो भाई, अब कुछ अलग सी चीज़ लेके आया है वो,
ठीक है। अब अलग सी चीज़ें क्या हैं, एक तो उसने बोला है कि ध्यान देना भाई, नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो नर्नेस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो बोल रहा है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्या बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल। पहले तुम्हें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक क्यों आया। तो दो प्रकार की रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं हम, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वो इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो बता रहा हूँ। देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है अपनी टेबल में, अभी बताया था मैंने, ध्यान देना कि वो 1 मोलरिटी के लिए दे रखे हैं, कि दोनों जो सॉल्यूशन है लेफ्ट बीकर में भी राइट बीकर में भी दोनों के दोनों 1 मोलरिटी के हैं, ठीक है। और टेम्परेचर रखना है 298 केल्विन। टेम्परेचर क्या रखना है? 298 केल्विन। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो जो सीरीज में दे रखी है 298 केल्विन पे और 1 मोलरिटी पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो? टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोलाइट की जो आयंस टूटने की क्षमता होती है वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाती है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज हो सकता है ज़्यादा बने। और ऐसे अगर मोलरिटी चेंज कर दोगे तो भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी में क्या आएगा? चेंज। बात समझ रहे हो ना, कि टेम्परेचर से और कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से आयंस पे चेंज आ जाता है। किस पे चेंज आ जाता है? आयंस पे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी या टोटल जो वोल्टेज होती है सेल की वो घट बढ़ सकती है। तो इसलिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हुए बोल रहा है, वो एक तो कंसंट्रेशन और एक दूसरा टेम्परेचर, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो उसके लिए दो नर्नेस्ट इक्वेशन है। पहली तो नर्नेस्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। और जो दूसरी है वो है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होती थी? ई नॉट ऑफ सेल। लेकिन वो कब होती थी? 1 मोलरिटी। लेकिन अगर 1 मोलरिटी नहीं है तो उसको हम लिखते हैं खाली ई सेल। नोट तब लगाते हैं जब मोलरिटी 1 हो। अगर मोलरिटी 1 नहीं है तो हम उसको लिखते हैं ई सेल, कि अब मोलरिटी बदल गई तो अब वो सेल कितनी हमें वोल्टेज देगा, तो वो हम निकालेंगे ई सेल से। ऐसे ही हम अगर अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने जिंक की बात कर ली। जिंक 2+ जब जिंक में जाता है, बुक में दे रखा है, तो वो -0.76 वोल्ट देता है ना, या लेता है, जो भी है, ये बात है। तो ये तब है जब ये जो कंसंट्रेशन है वो 1m हो। क्या हो? 1m। मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ध्यान देना भाई यहाँ पे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फिर न्यूमेरिकल्स करोगे समझ में नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल पक्का आता है स्पिनर नेस्ट पे। मैंने बताया था कि मेटल से मेटल आयन, बीच में साल्ट ब्रिज, फिर मेटल आयन, ये दूसरा मेटल M2 ले सकते हो, ये M1 ले सकते हो, ये मेटल आयन से बदल जाता है मेटल में। यहाँ पे मैंने लिखा था कंसंट्रेशन लिखी होती है इनकी। क्या लिखी होती है? कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन अगर 1m है, क्या है? 1m, तो उस पे तो वैल्यू दे रखी है टेबल में। किसमें? टेबल। लेकिन अगर ये 1m नहीं है तो हम निकालनी पड़ती है हमें कि भाई क्या फ़र्क आ गया उस कंसंट्रेशन को बदलने से। तो उसके लिए नर्नेस्ट ने इक्वेशन दे रखी है। खाली अगर एक इलेक्ट्रोड की निकालनी है, खाली जैसे जिंक की निकालनी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा होगा, उस जिंक की 0.76 वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। और अगर जिंक की भी कंसंट्रेशन अलग है, कॉपर की भी कंसंट्रेशन अलग है, जो भी हमने सेल बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उन दोनों की अगर वैल्यू ही अलग है कंसंट्रेशन की, 1m नहीं है, तो दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ा होगा, तो दोनों के ईएमएफ पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब पूरे सेल पे फ़र्क पड़ेगा। पूरे सेल की वैल्यू 1.10 नहीं आएगी जो हम निकाल रहे थे। तो उसके लिए इक्वेशन दे रखी है। तो बेटा एक तो पूरे सेल के लिए दे रखी है, ध्यान रखना है, एक पोटेंशियल के लिए दे रखी है, दोनों में डिफरेंस है। इक्वेशन सिंपल सी है कि अगर आपको ई सेल निकालना है, क्या निकालना? ई सेल, तो वो होता है ई नॉट ऑफ सेल। अगर आप पूरे सेल का निकाल रहे हो, ठीक है, चलो सेल को छोड़ के ये बाद में बताता हूँ, पहले खाली इलेक्ट्रोड का देख लो क्या होगा, ठीक है। तो ई ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस भी इलेक्ट्रोड की निकाल रहे हो, जिस भी मेटल की निकाल रहे हो, वो क्या होती है? ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो 1 मोलरिटी पे है, जो टेबल से लिखनी है तुम्हें। जैसे अगर जिंक की निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में चला गया तो उसकी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू लिखो ई नॉट की,
जो कि कितनी है जिंक के लिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ई नोट में 0.76 माइनस का, तो ऐसे रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर टी बाई एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्री, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्री एक्स या वाई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो जिंक, सारी बातें ध्यान से देखनी है। जिंक 2+ से किस में चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में। तो अभी जिंक की जो यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू, ये स्टोशियोमेट्री होती है ना, ये दोनों क्या है 1 1, तो यहाँ पे तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब आप कोई सेल पढ़ते हो तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, आपके पास निकल है, आपके पास क्या है, निकल, तो निकल तो होता है 2+, ठीक है। और आपके पास मान लिया Ag है, ठीक है, क्या है Ag, तो निकल है और Ag है। इन दोनों में जब हम मतलब करेंगे सेल को, तो जो निकल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो निकल और Ag+ बदल जाएंगे किस में, निकल 2+ में प्लस Ag में। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि तो Ag तो +1 है, ध्यान देना है एक छोटी छोटी चीज़ पे। Ag तो क्या है +1, तो यहाँ पे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन निकल क्या कह रहा है, भाई मैं तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर चार्ज +2 है। अब मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ वेस्ट जाएगा, तू ले ही नहीं रहा दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो Ag क्या कहेगा कि भाई तू तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक बात है, और मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक आदमी को और बुला लेता हूँ, ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन, जो तेरा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो और ले ले। तो कहेगा Ag मैं अपने एक और दोस्त को बुला लेता हूँ। और ये हम दोस्त को कैसे बुलाते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके। तो निकल तो उतना ही रहेगा, Ag कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे भी Ag कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। तो ये तो मैंने पूरे सेल की लिख दी, किसकी लिख दी, सेल की इक्वेशन लिख दी। ऐसे ही अगर आप इसमें भी वैल्यू दे रखी हो खाली इलेक्ट्रोड में, तो इलेक्ट्रोड में ज़्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रोड में खाली एक ही मेटल होता है, ठीक है। तो एक ही मेटल होता तो दूसरा होता नहीं, तो वो बैलेंस करने की जरूरत होती नहीं, तो उनकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाने के लिए ऐसा पूरा लिख दिया। तो जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है सर, आर का क्या मतलब है, सबको पता है, गैस कॉन्स्टेंट। क्या है ये, गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 है। टी टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी, जैसे जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। एफ क्या है 96,500, एफ क्या है 96,500 फैराडे। ई नोट इलेक्ट्रोड की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, जो आपकी टेबल में दे रखी है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, जिंक 2+ से क्या बन गया, जिंक, तो बेटा ये प्रोडक्ट है। इसकी कंसंट्रेशन जो भी है वो कितनी होती है, ये अकेला मेटल है, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। प्रोडक्ट क्या बन गया, मेटल, मेटल आयन से क्या बन गया, मेटल। और अकेले मेटल की जो कंसंट्रेशन है हम 1 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 1। और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी होगी, अभी समझाया था तुम्हें पीछे समझाया था, दूसरी जगह समझाया था, नहीं यहीं पे समझाया था। देखो मेटल आयन की क्या दे रखी होगी, कंसंट्रेशन, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो लिखनी है नीचे, ठीक है। मान लिया 1 मोल नहीं दे रखी, दे दी मान लिया यहाँ पे 0.02, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.02 लिखोगे। इस आर की जगह वैल्यू क्या लिखोगे, 0.02। इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना है। अब इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ आगे और पढ़ लेते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है कि इक्वेशन क्या बन गई, अगर आप ई निकाल रहे हो इलेक्ट्रोड की, तो वो क्या हो जाएगी, ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोड जो उसकी सीरीज में दे रखी है वो, माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू याद रखो 8.314 होती है, बताया था, इनटू टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर अगर 298 है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन अगर 298 है, ठीक है, बाई एन तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेटल पे, कोई +1 है कोई +2 है, तो +1 होगा चार्ज तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 होगा तो 2 हो जाएगी, गुणा में एफ की वैल्यू फिक्स होती है तो वो रख सकते हो 96,500। अगर आर तो फिक्स होता है ही, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर दिया आपने 298, और एफ 96,500 होता है ही, और जो पीछे लॉग लिखा था LN नेचुरल लॉग, उसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 इंटू लॉग हो जाता है। और ऊपर क्या है, वैल्यू बताया अभी 1 रखनी है,
तो वो कुछ करना नहीं, log 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखनी है। तो ये इक्वेशन ऐसे बदल के यहाँ पे देखो क्या फ़र्क आ जाएगा कि ये इक्वेशन बन जाएगी ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि आपकी सीरीज से लिख लिया आपको वैल्यू, यहाँ पे ये टेबल से लिख रही है वैल्यू जिस भी मेटल की है। इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करते हैं, करके देख लेना 8.314 को 298 से और 2.303 से और डिवाइड बाई 96,500, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.0591 बाई एन, और यहाँ पे बन जाता है log ऑफ 1 बाय रिएक्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको ये लर्न करनी है, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, क्योंकि मेन काम की आपकी ये आएगी। ये इक्वेशन तभी लगेगी जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर 298 नहीं होगा तो ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू 0.0591 नहीं आएगी। तो आप ये बात जरूर याद रखना कि ये टेम्परेचर 298 पे है। वैसे मोस्टली आपको 99% न्यूमेरिकल में 298 ही मिलेगा, लेकिन अगर चेंज भी कर दे तो फिर आपको ये पूरी इक्वेशन लगानी है, तो ये बात करनी है सोल्व। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल होंगे, तो आप इससे इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आप EMF ऑफ सेल निकाल रहे हो दूसरे में, तो वहाँ पे क्या होगा ध्यान दो, जैसे जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव राइज टू क्या है जिंक 2 प्लस कॉपर। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी ई नॉट ऑफ सेल कैसे आती है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो वहाँ से जो निकल के आती है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे। जिंक और कॉपर के टाइम पे कितनी वैल्यू आई थी 1.10 वोल्ट, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी, माइनस फिर से इक्वेशन वही बन जाएगी 0.0591 बटे एन, यहाँ तक सब सेम है। लॉग ऑफ यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है जिंक 2 प्लस और कॉपर, इन दोनों की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या है जिंक खाली और कॉपर 2 प्लस। जैसे मैंने तुम्हें पीछे भी समझाया था कि निकल और Ag होते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, तो जो उसकी वैल्यू बनेगी वो अलग 0.0591 बटे एन, वो भी सेम लोग। वहाँ पे क्या था रिएक्शन में मैंने प्रोडक्ट बनाया था निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Ag की कंसंट्रेशन बटे में निकल की कंसंट्रेशन खाली और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। लेकिन Ag के आगे हमने क्या लगाया था 2, तो ध्यान रखना Ag के आगे Ag की पावर क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो पहले उसका स्केयर होगा उसकी कंसंट्रेशन का, फिर उसकी लॉग की वैल्यू लगानी है कि इसकी लॉग की वैल्यू कितनी आई। सॉरी भाई। तो इस तरीके से सोल्व करना है। दूसरी बात एक और कि सर इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे, निकल तो +2 है, Ag है +1, तो n की वैल्यू ऐसे टाइम पे जो ज़्यादा होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा क्या होता है चार्ज, वो वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। तो क्या वैल्यू रखी जाएगी सर, यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी निकल के टाइम पे 2+3, तो +3 की वैल्यू रखी जाएगी n में, ठीक है। और वो वैल्यू भी चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है। तो न्यूमेरिकल करोगे जब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। आगे है तो ये समझ में आ गया। अभी इसमें मेरे को वैसे एक बात और बतानी है कि देखो ये कॉपर तो मेटल है, खाली मेटल आयन नहीं है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। तो ये जो चीज़ है इस सारी को क्या लिख सकते हैं, इस सारी को इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, और इनकी जो भी XY होंगी वो लिख सकते हैं। जिंक और कॉपर के टाइम पे तो 1 है तो वो लिखने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। बाकी अगर हो तो किसी की वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इक्वेशन बदल जाएगी, क्या बन जाएगी ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के आयन की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट के आयन की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दोगे। ये कैसे सोल्व होगा, log m बाई log n है, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n। यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी होगी, मान लिया जिंक दे दिया 0.01, ठीक है, और कॉपर दे दिया 0.1, ऐसे दे दिया, पूरा 1 नहीं दिया। तो log 0.01 की वैल्यू निकालो पहले, तो क्या होती है -2, और log 0.1 की वैल्यू क्या होती है, पहली बात तो इनके बीच में माइनस आएगा, फिर log 0.1 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस
प्लस, तो ये तो हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 2, तो क्या आंसर आया -1। तो इस सारे का आंसर क्या आ गया -1। तो इस तरीके से सोल्व करनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर वो ये खुद माइनस का था, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस, ये टोटल माइनस हो जाएगा और ये एक और माइनस आ गया, तो ये टोटल साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर इसके सारे की वैल्यू का आंसर माइनस आता है तो जो ये पीछे की सारी वैल्यू ये क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है ऐसे करके, ठीक है, कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्री। अगर हो तो, ना हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, और खाली आयंस की लिखनी है, क्योंकि नॉर्मल मेटल तो की वैल्यू क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है भाई, कांस्टेंट लेके चलते हैं, 1 नहीं कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो इसलिए ये थी इक्वेशन जो कि तुम्हें याद करनी है। एक ऊपरली इक्वेशन जो तुम्हें याद करनी है, ये क्यों जरूरत पड़ी, अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर फर्क हो। फिर मैं बोल रहा हूँ अगर टेम्परेचर 298 ना हो तो 0.0591 वाली वैल्यू नहीं रखोगे, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 298 की जगह जो भी वैल्यू वो पुट करके फिर मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। तो इतना सा फर्क है। ये होती है नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। तो आज का यही काम है कि एप्लीकेशन तो समझ में आ गई, अभी इसमें लिखने का कुछ नहीं है। एज सच कभी तुम मुझे कॉपी भेजो, कॉपी में भेज कर कहो कि सर काम डन, तो वो डन नहीं करना। अब एप्लीकेशन में 5 पॉइंट लिख दिए और फिर 2 नॉर्नेस्ट इक्वेशन लिख दी, काम डन एक पेज पे, वो नहीं करना भाई। न्यूमेरिकल करके दिखाना मेरे को हर एक एप्लीकेशन पे, और नॉर्नेस्ट इक्वेशन पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी, और पूरे सेल की पोटेंशियल पे भी। तो ये है आज का काम, बाकी पढ़ते हैं भाई कल। चलो, थैंक यू।